हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग ह्यूमैनिटीज। एक बार फिर से मैं आज आप लोगों के सामने आ चुका हूं एक नई वीडियो लेकर और एक नए जोश के साथ, जो है एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किसके, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की। ठीक है, तो देखिए एमसीक्यूज करना बहुत जरूरी होता है। लोग ना इन बच्चे क्या करते हैं, इन एमसीक्यूज को बहुत लाइटली ले लेते हैं, जिसकी वजह से नंबर घटते हैं। क्योंकि एमसीक्यूज क्या है, या तो वो एक नंबर दे के जाएगा या जीरो, इसमें आधे का कोई चक्कर नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इन एमसीक्यूज को बहुत इंपॉर्टेंटली और बहुत ध्यान से करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। तो ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के एमसीक्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप 50 एमसीक्यूज हैं। इससे बाहर बहुत ही रेयर है, और बहुत ही रेयर क्या, बिल्कुल भी नहीं आते। 90% क्वेश्चन जो है आपके इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं फटाफट से। आधे घंटे में सारे एमसीक्यूज खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आप देख रहे हैं एमसीक्यूज, वो कैसा है, देखिए। जो सबसे पहले एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सीक्रेट ट्री। सीक्रेट ट्री क्या होता है? अच्छा, जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सीक्रेट का मतलब क्या होता है। सीक्रेट का मतलब होता है जिसकी आप रिलीजियस पूजा करते हैं। कोई भी ऐसी चीज दैट इज रिलीजियस, दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू, इज नोन एज सीक्रेट ट्री। ठीक है, जिसकी आप पूजा करते हैं या जिसको आप बहुत ज्यादा रिलीजियस से रिलेट कर देते हैं। ठीक है, तो कौन सा है? तो देखो, पीपल का पेड़ है, हम लोग इसकी पूजा करते हैं। नीम का पेड़ भी बहुत ज्यादा माना जाता है। बरगद का पेड़, बैनियन का ट्री भी माना जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? मैंगो, यानी कि आम का पेड़। इस नॉट वर्ड को बिल्कुल मत भूलना, मैं अभी भी बता रहा हूं। ये नॉट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो में जब भी मैं एमसीक्यूज की वीडियो लाता हूं, इसीलिए मैं बोलता हूं। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम सेंटर पहुंच जाएंगे। एग्जाम सेंटर के बाद जब मेरा कॉल जाता है सबके पास, तो पता है क्या करते हैं फिर उसके बाद? सर हमने नॉट वर्ड तो पढ़ा ही नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता, पूरी मेहनत आपकी बेकार चली जाती है इस वर्ड को ना पढ़ने से। आप लोग सीधा टिक करते हो, पीपल ट्री देखा, टिक। नहीं, ये नहीं करना है हमें। प्रॉपर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ सीक्रेट ट्री इन इंडिया? तो कौन सा हो गया आपका? मैंगो को हम लोग सीक्रेट ट्री नहीं मानते। पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, नीम की भी, और बरगद यानी कि बैनियन के पेड़ की भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीशीज? अब आप लोग फिर बोलोगे सर ये तो डिलीटेड है। बेटा देखो, डिलीटेड पार्ट अलग चीज है, मैं मानता हूं डिलीटेड है, लेकिन कई बार बोर्ड जो है वैल्यूएबल क्वेश्चन बनाने के चक्कर में यहीं से क्वेश्चन दे देता है। समझ रहे हो? कई बार बोर्ड ऐसा काम करता है। ठीक है, कि वैल्यूएबल क्वेश्चन बनाने के चक्कर में, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनाने के चक्कर में यहीं से क्वेश्चन देता है जो डिलीटेड होते हैं। तो हम हाथ खड़े नहीं कर सकते ना, हम तो प्रॉपर रेडी रहेंगे। हमारे जो भी बच्चा हमारे साथ पढ़ रहा है वो प्रॉपर रेडी होके जाएगा अपने बोर्ड की तैयारी में। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज कौन कौन सी थी, जो मैंने बताया था, एक पर्टिकुलर एरिया में ही बची हैं, या कुछ कुछ चंद एरियाज में मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें से आप देखो कौन कौन सा है। निकोबार पिजन हो सकता है, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। अब कुछ बच्चों ने, जिन्होंने मेरा लेक्चर बहुत ध्यान से सुना, उन्होंने बताया, उन्होंने तुरंत रिमाइंड कर लिया होगा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सर ने बताया था निकोबार पिजन जो है ये वहीं के लिमिटेड होते हैं। ठीक है, फिर एशियाटिक बफैलो नहीं, एशियाटिक बफैलो कोई एंडेमिक नहीं है। हॉर्नबिल नहीं है, ब्लैक बक भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? निकोबार पिजन, याद रखना। इसको हम क्या कह देते हैं? एंडेमिक स्पीशीज। क्लियर है? नेक्स्ट पे आइए, पेरियार टाइगर रिजर्व। अच्छा, इसमें से क्या है, हम लोग इसमें से मैप भी करेंगे। इस चैप्टर से मैप भी बनता है। ठीक है ना, तो इसमें से हम मैप भी करेंगे। हालांकि कुछ ही टाइगर रिजर्व बनते हैं, बट एटलीस्ट हम लोग इस करेंगे थोड़े से, ताकि कुछ भी हमारा छूटे ना। तो पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? पेरियार टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा सदर्न साइड पे, सदर्न साइड पे, जो कि है केरला में। ठीक है, राजस्थान में कौन सा टाइगर रिजर्व है, याद करो। राजस्थान में आपको मिलेगा सरिस्का। कौन सा मिलेगा? सरिस्का टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में आपको कौन सा मिल जाएगा? उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैं। राजा जी है, नहीं राजा जी उत्तराखंड में होगा आपका। दुधवा है ना? दुधवा है आपका, दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ पे। और तमिलनाडु में आपको मिल जाएगा मधुमलाई। ठीक है, मधुमलाई मिल जाएगा आपको। तो ऐसे ऐसे कर करके नेशनल पार्क है, जो कि थोड़ा सा दिमाग में रखना। पेरियार टाइगर रिजर्व जो है आपका कहां पर है? केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक्सर टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल। तो एक और क्वेश्चन यहां से ही बन गया। देखो, क्वेश्चन से भी आंसर बनाना सीखो। ठीक है, कैसे रिलेट करा करो हर चीज को। ठीक है, कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां है? तो आपका आंसर आ गया वेस्ट बंगाल में। ठीक है, हैज बीन थ्रेटेंड अबाउट द लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीशीज। अब देखो क्या होता है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व की अगर आप बात करोगे तो वेस्ट बंगाल साइड की बात करो। ठीक है, और यहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि वेस्ट बंगाल में जो लॉस ऑफ हैबिटेट हो रहा है कई जगहों पर, है ना, यानी कि घर, मतलब बेसिकली जानवरों के घर छिन रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वो किस वजह से, क्या कारण है? तो वेस्ट बंगाल साइड पे अगर आप लोग नोटिस करोगे ना, तो सबसे ज्यादा एक जो मेन कारण रहता है वो है माइनिंग का कारण। वहां पर खुदाई बहुत होती है, माइनिंग बहुत होती है, इस चक्कर में पेड़ों को काटा जाता है, और इससे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ हैबिटेट हो रहा है। तो याद रखना, बुक्सा टाइगर रिजर्व दैट इज इन वेस्ट बंगाल, उसका मेन रीजन कहां पर है? माइनिंग। इस चीज को याद। ठीक है, चलिए। Which one of the following statement is not true with regard to depletion of flora and fauna?
बहुत अच्छी बात है। फ्लोरा क्या होता है, फटाफट बताओ। फ्लोरा क्या होता है? फ्लावर्स, ठीक है, या फिर प्लांट्स। ये मैं फ्लावर से ही याद कर आता हूँ, इसीलिए मैंने फ्लावर्स लिखा। फोना, एनिमल्स, ठीक है। तो यानी कि फ्लोरा एंड फोना। आप देखिए क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। डिप्लीशन हो रहा है, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, मैंने अभी फ्लोरा एंड फोना वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया था, डिप्लीशन वाले में। ठीक है, अब देखो, ये सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है। ये सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है, 2011 2012 के अराउंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सीबीएसई क्या करता है, वो वैल्यू वो उनने डिलीट कर दी है। ठीक है, उससे उनको फर्क नहीं। अब आपको ये टॉपिक डिलीटेड है, मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन डाला है, उसके पीछे का रीजन क्या है, दैट डज नॉट मैटर कि वो चीज आई है या वो चीज डिलीटेड है या नहीं है। ठीक है, हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन समझ के भी इसको करेंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में दे दिया तो किससे लड़ोगे जाके, है ना, तो हम पूरा करके चलेंगे। तो फ्लावर, आपका फ्लावर्स एंड एनिमल्स का अगर आप देखोगे तो कौन कौन से हैं, तो लैंड रिक्वायर्ड फॉर हाउसिंग, क्या इस वजह से डिप्लीशन, ये क्या ये कारण है डिप्लीशन का? हो सकता है, देखो आगे देखते हैं। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, ये कारण तो है, बिल्कुल है, ये तो बहुत अच्छा कारण है कि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन तो सर हो रहा है। जब खेतों का एक्सपेंशन होगा, जब खेत हम बढ़ाएंगे तो जंगल काटने ही पड़ेंगे, है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है। माइनिंग एक्टिविटीज, क्या ये एक कारण है? तो देखो, माइनिंग एक्टिविटीज भी बहुत बड़ा कारण है, मैंने अभी आपको, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा बुक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, क्या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एक कारण है डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना का? और लैंड रिक्वायर्ड फॉर हाउसिंग, घर के लिए जमीन भी चाहिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि आंसर क्या हो गया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एक कारण नहीं है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर तो बल्कि प्रिमिटिव एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि फ्लोरा एंड फौना उसकी वजह से हार्म हो रहा है, क्योंकि ये तीन बहुत बड़े मेजर कारण है। अगर आप माइनर एस्पेक्ट में देखोगे, माइक्रो एस्पेक्ट में देखोगे, छोटे एस्पेक्ट में, तो ये कारण है, बट ये ज्यादा मेजर कारण है। ठीक है ना, तो एसएसटी है, यहाँ पे बहुत क्लोज ऑप्शंस रहते हैं, मैं आपको पहले की वीडियोस में भी समझा चुका हूं कैसे उनको सॉल्व करना है। क्लियर है, मैंने आपको बताया था, हमें पहले वो आंसर्स को हटाना है जो हमें सबसे ज्यादा नहीं लग रहे, ताकि हमारा एक दिमाग दिमाग रिलैक्स हो जाए कि अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, आप उसमें से चूज करना। एक नॉर्मल साइकोलॉजी बेस्ड होते हैं एमसीक्यूज। आप अपने आप से दो ऑप्शन ऐसे हटा दोगे, अपने आप, जो बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ के गया, जो नहीं भी पढ़ के गया है ना, वो भी दो ऑप्शन तो ऐसे हटा सकता है। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द एम ऑफ चिपको मूवमेंट? याद करो, पढ़ाया था मैंने चिपको मूवमेंट के, कौन रिलेटेड था चिपको मूवमेंट से? सुंदरलाल बहुगुणा जी रिलेटेड थे। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा रहते थे। और फिर अगर आप देखोगे तो चिपको मूवमेंट किसके थ्रू हुआ था? पेड़ों से चिपक के खड़े हो जाते थे वो लोग। ठीक है, तो वो किसके लिए था? फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, देखो मोस्टली जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो फॉरेस्ट हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो याद करो, वेस्ट लैंड तो मैंने बताया था, ऐसी जमीन है जहां पे अब रोड्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह बन चुकी है यहाँ की, यानी कि जहां पे खेती नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो तो हो नहीं सकता, तो सर इसको तो हटा देते हैं ना। अब देख लो मैनग्रोव्स, तो मैनग्रोव्स अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, मैनग्रोव्स जो है वो वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में डेल्टाइक रीजन में मिलते हैं आपको। तो ये भी ऐसा नहीं हो सकते, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का मैनग्रोव्स के फॉरेस्ट से क्या लेना देना, वो तो अलग ही होते हैं। फिर अगर आप देखोगे तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अब इन दोनों में ऑप्शन बचता है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट है ना, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से है? तो देखो सिंपल सी बात है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट जैसे नेशनल पार्क्स होते हैं हमारे। ठीक है, जिनको सरकार ने क्या कर रखा है, जिनको सरकार ने फर्दर डिप्लीशन होने से रोक दिया है कि अब इसमें और भी कोई काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, जिनको सरकार ने रिजर्व कर दिया एक तरीके से। और अनक्लास फॉरेस्ट, अनक्लास मैंने आपको बताया था, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट कम्युनिटीज के जो लोग होते हैं उनके जो फॉरेस्ट होते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मोस्टली जो है वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट पे आ जाओ, द मुंडाज एंड संथल्स ऑफ छोटा नागपुर वर्शिप विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज। याद रखो, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मुंडाज और संथल जो है वो एक पेड़ को वर्शिप करते हैं, दैट इज महुआ। कौन सा है? महुआ, याद रखना। ठीक है, ये पेड़ जो आप देख रहे हो दैट इज ऑफ महुआ। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना? कौन सा वैलिड रीजन नहीं है? ठीक है, फिर से आगे नॉट, इसको ध्यान से, नॉट आते दिमाग में एकदम स्ट्राइक मारना चाहिए कि हाँ सर ने बताया, तो नॉट आते एकदम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो क्या है नॉट अ वैलिड रीजन? पहला आप देखो, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, ये तो वैलिड रीजन है, ये तो अभी हमने पढ़ा भी, तो ये तो है सर, है ना, तो यानी कि ऑप्शन कट गया हमारा। अब ऐसी काटा करो। सेकंड, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है, बहुत बड़ा रीजन है, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े बड़े हाउसेस बन रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? डिप्लीशन हो रहा है, तो ये भी रीजन है सर, तो ये भी कट गया। ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, अब देखिए क्या हो रहा है कि फ्यूल वुड कलेक्शन, ग्रेजिंग करवाना, जानवरों को कटवाना, जानवर जो है, सॉरी, जानवर जो है घास चर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, है ना, तो एक ये भी कारण हो सकता है। एक फ्यूल वुड कलेक्शन भी हो रहा है, मतलब लकड़ियों को काट काट के उनका कलेक्शन, तो ये भी चीज है, रीजन तो ये भी है। नेक्स्ट एक बार और पढ़ते हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि
बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, है ना। तो अब इन दोनों में से सबसे वैलिड रीजन कौन सा होगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे चलते हैं और हमें लग रहा है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना, देखिए पहला क्या है, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। सेकंड क्या है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा औद्योगिकरण हो रहा है, बहुत सारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं, और अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो बड़े बड़े घर बन रहे हैं। अगर आप देखोगे कि ये वाला पॉइंट जो है ना, ये फोर्थ वाला, ये सबसे ज्यादा वैलिड लग रहा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा तेजी से हो रहा है आज के जमाने में, मॉडर्न जमाने में अगर आप बात करोगे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है बहुत मॉडर्न जमाने में हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, तो ये पॉइंट हमारा फिर से कट हो जाएगा और आंसर हमारा आएगा ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन। देखो कंट्रीब्यूट ये भी कर रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली कम कर रहा है, ठीक है ना, कंपैरेटिवली बहुत कम कर रहा है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी में बताया था, याद करो, नर्मदा बचाओ, बीज बचाओ, ठीक है ना, ऐसे मैंने बताए थे कई सारे, तो क्या क्या था, तो देखो कौन सा स्ट्रैटेजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, जो डू नॉट इन्वॉल्व कर रहा है, नॉट आ गया फिर से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है आपका, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अगर देखो क्या लिखा है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो हो रहा था, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सबसे पहले कहां पे हुआ था, याद करो, मैंने बताया भी था 1988, कौन सी स्टेट, उड़ीसा, याद है, आई होप याद होगा सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना जिनको जिन्होंने अभी याद किया है, ठीक है, 1988 उड़ीसा। फिर बीज बचाओ आंदोलन भी चला था, बीज बचाओ आंदोलन चला था, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स के रिगार्डिंग मैंने बताया था, तो ये भी हुआ था एक तरह से बीज बचाओ आंदोलन। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी एक कम्युनिटी प्रोग्राम था, चिपको मूवमेंट भी एक लेकिन डीमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक कम्युनिटी प्रोग्राम नहीं था, तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। क्या होगा इसका आंसर, डी ऑप्शन। क्लियर है, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। द स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो बिल्कुल ही खत्म होने वाले हैं, कौन कौन से थे बताओ, मैंने पढ़ाया था, जो बिल्कुल ही खत्म होने वाले, जो एकदम आपके एक्सटिंक्शन की स्टेज पर खड़े हैं, तो वो कौन से हो गए आपके, हो गए ऐसे ऐसे जानवर जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उनको हम क्या कहते थे, वल्नरेबल स्पीशीज। याद रखना, क्या कहते थे, वल्नरेबल स्पीशीज। इस पे ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा मैं, क्योंकि हमारे में ये कटा हुआ है, बट स्टिल आपको ये चीज पता होनी चाहिए। द फॉरेस्ट कवर इन आर कंट्री हैज रिसेंटली इंक्रीज, फॉरेस्ट कवर बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया है, क्यों, क्योंकि इंक्रीज इन नेचुरल फॉरेस्ट ग्रोथ, क्या ये आंसर है, इंक्रीज इन नेट जोन एरिया, क्या ये आंसर है, या फिर प्लांटेशन बाय डिफरेंट एजेंसी। अब देखो आज के जमाने में अगर आप देखोगे नेचुरल फॉरेस्ट ग्रोथ बढ़ गई है, ऐसा कोई लॉजिक रीजन नहीं है कि नेचुरल फॉरेस्ट क्यों बढ़ गई है, कोई रीजन है। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि पेड़ पौधे बढ़ते, एक तरफ हम लोग देख रहे हैं घर बढ़ रहे हैं, हमारा जो एरिया है वो कम होता जा रहा है, और एक तरफ हम देख रहे हैं नेचुरल फॉरेस्ट ग्रोथ, तो नहीं, ये कोई रीजन नहीं है, गलत। सेकंड आप देखोगे नेट जोन एरिया बढ़ गया है, हाँ ये कह सकते हैं, देखो अगर हम ये कहें कि फॉरेस्ट कवर बढ़ गया है क्योंकि नेट जोन एरिया बढ़ गया है, इस चीज को क्योंकि गवर्नमेंट जो है अब कंजर्वेशन पे ज्यादा ध्यान देने लग गई है, तो नेट जोन एरिया बढ़ सकता है, हो सकता है सर। प्लांटेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज, क्या ये हो सकता है कि डिफरेंट एजेंसीज ने प्लांटेशन प्रोग्राम शुरू कर दिए, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो अब बी और सी, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि बी और सी में कंफ्यूजन है। अब इन दोनों को कैसे सॉर्ट करेंगे, देखो नेट जोन एरिया जो है वो बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इस चैप्टर में किस पे किया गया, डिफरेंट एजेंसीज पे, कई सारे आंदोलनों पे, तो हम लोग इस चैप्टर के बेसिस पे, और जनरली भी इस चैप्टर में, और यार जनरली भी अगर आप देखोगे तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है। रीजन क्यों है, क्योंकि कई सारे मूवमेंट चालू करे गए हैं, आपके बीज बचाओ, नर्मदा बचाओ, ऐसे कई कई हम लोगों ने, चिपको मूवमेंट, ठीक है, ऐसे कई सारे आंदोलन हम लोगों ने चालू करे, है ना, ऐसे कई सारे आंदोलन जो है कम्युनिटीज ने चालू करे, जिसके थ्रू आज जो है फॉरेस्ट कवर बढ़ गया है हमारी कट। ठीक है, अलवर वाला याद करो, अलवर में मैंने आपको बताया था सरिस्का नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क में कई सारे गांव ने मिलकर उसको बचाया, है ना। तो अब देखो क्या है कि कई सारी एजेंसीज काम कर रही है इसके थ्रू, जिसके थ्रू ये बढ़ रहा है। नेक्स्ट पे आ जाओ, द स्पीशीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड टू अ लेवल फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू एंडेंजर्ड कैटेगरी, उसको हम क्या कहते थे, अभी मैंने आपको बताया था वल्नरेबल स्पीशीज, जो बिल्कुल एंडेंजर्ड कैटेगरी में मूव करने वाली है, एंडेंजर्ड के बाद एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तो वल्नरेबल होती है वो। नेक्स्ट आ जाओ, हिमालयन ब्राउन बियर किसका एग्जांपल है, तो बेटा हिमालयन ब्राउन बियर जो है ये आपका पता है किसका एग्जांपल है, खुद सोचो, बताओ, अच्छा खुद बताओ, हिमालयन ब्राउन बियर किसका एग्जांपल है, ये वल्नरेबल का एग्जांपल है, इस चीज को याद रखना, मतलब ये बिल्कुल खत्म होने वाले, बहुत कम बचे हैं हमारे पास। नेक्स्ट, सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ ट्राइबल बेल्ट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हैव बीन डिफॉरेस्टेटेड बाय, क्या लिखा हुआ है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में किसकी वजह से जंगलों का डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जंगलों को काटा गया है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे, पहला शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सेकंड माइनिंग, थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या फोर्थ नन ऑफ द अबव।
तो देखो सिंपल सी बात है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो सबसे बड़ा एक कारण रहा है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे कटे हैं, तो वो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है भी नहीं जो उसकी वजह से पेड़ पौधे काटने पड़े। ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है, झूमिंग कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो उसके चक्कर में इनको क्या करना पड़ता है, जब झूमिंग कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगी, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, लैंड क्लियर करने पड़ेंगे, पैचेस ऑफ लैंड को क्लियर करना पड़ेगा, उसके लिए पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे। तो सबसे बेस्ट आंसर इसका ये हो गया। जब वेस्ट बंगाल की बात आए, झारखंड की बात आए, तो माइनिंग हो जाएगी। फिलहाल हमारे हमारी इसकी बात हुई तो पेड़ पौधों की बात हुई, या फिर आपका पहाड़ों की बात हुई है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सर बहुत आसान, राजस्थान। नेक्स्ट पे आ जाओ। वेयर वाज द फर्स्ट रेजोल्यूशन ऑन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, उड़ीसा। याद आया कब, 1988। नेक्स्ट पे आ जाओ। डैश इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन साइटेड एज द कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्या लिखा है, डैश इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। नाउ व्हाट इज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज? सिंपल सा एक फैक्ट जान लो, पहले के समय में 1962 में अराउंड अराउंड कोल्ड वॉर शुरू हुई थी। ठीक है। तो जो हमारा वर्ल्ड था वो दो पार्ट में बट गया, यूएसए यूएसएसआर। तो जो किसी भी पूरा वर्ल्ड जो था दो पार्ट में बट चुका था, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज भी थी जो उन दोनों में नहीं इन्वॉल्व थी। वो किसी, अब उन्होंने अपना अलग थी, वो इन दोनों ना यूएसए के साथ थी ना यूएसएसआर के साथ। तो वो कौन सी थी, दैट उनको हम कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो बेसिकली वो कौन कौन से नेशन थे, एशिया था, अफ्रीका था, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया साइड पे थी, ऑस्ट्रेलिया भी था थोड़ा सा। तो इन कंट्रीज को हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कह देते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन साइटेड एज द कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को क्या कहा जाता है, कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसका क्या कारण है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा कारण है बेटा यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन। जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एशिया में आप देखोगे, एशिया रीजन में देखोगे तो पॉपुलेशन के मामले में सबसे हाई है। चाइना इंडिया को देख लो। ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन जो है सबसे बड़ा कारण माना जाता है, जो जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। आज फिर से एक फेमस आ गया आपके लिए, सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, असर्शन रीजनिंग। ठीक है, जिससे लोग डरते भी हैं। ठीक है, बट अब डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो असर्शन क्या होता है, द ट्री इज अ पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म ऑफ द अनलिमिटेड काइंडनेस। बिल्कुल सही बात है। पेड़ क्या होता है, पेड़ एक अनलिमिटेड काइंडनेस का एक बहुत प्यारा सा ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, असर्शन तो सही है, बिल्कुल सही बात है। रीजन ट्रीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच मेक्स नो डिमांड फॉर इट्स सस्टेनेंस एंड एक्सटेंड। बिल्कुल सही बात है। पेड़ क्या है, पेड़ एक ऐसा है जो अपने सस्टेनेंस का कोई डिमांड नहीं मानता, आपको निस्वार्थ सेवा करता है आपकी, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सेल्फिशनेस के। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। अब डायरेक्ट आउटकम कौन सा नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का डायरेक्ट आउटकम नहीं है। बायोलॉजिकल लॉस तो है, डायरेक्ट आउटकम है, बिल्कुल डायरेक्ट आउटकम है। ठीक है, और लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी ये भी है। कल्चरल डाइवर्सिटी क्यों नहीं है, देखो आप खुद सोचो ना, अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का, तो आप ट्राइबल एरियाज में देख लो, ट्राइबल एरियाज का क्या हाल हो रहा है इस समय। जैसे ही पेड़ पौधे कट रहे हैं, जिनकी लाइफस्टाइल पूरी उस पर डिपेंड थी, उनसे क्या हो रहा है, उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। वहां पे शहरीकरण होता जा रहा है, नए नए मॉडर्न लोग बस रहे हैं। ठीक है, तो कल्चरल डाइवर्सिटी का लॉस तो हो रहा है। ठीक है, सीवर ड्रॉट्स पड़ रहे हैं, लेकिन रिवर वैली प्रोजेक्ट का कोई लेना देना इनसे नहीं है। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का रिवर वैली प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ परमानेंट फॉरेस्ट। परमानेंट फॉरेस्ट की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, याद करो। रिजर्व फॉरेस्ट बताए थे मैंने आपको, प्रोटेक्टेड और अनक्लास। अनक्लास कौन कौन से, जो जहां जो बेसिकली ओन होते हैं बाय प्राइवेट और कम्युनिटी के द्वारा या पब्लिक के द्वारा, जो ओन करे जाते हैं, मालिक होते हैं जिनके लोग, है ना। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जिनको सरकार ने प्रोटेक्ट किया हो, है ना, जिनको सरकार ने बचा के रखा हो कि अब इसमें कोई भी फर्दर डिप्लीशन नहीं होगा। रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं, ये भी वही पेड़ पौधे होते हैं जिनको बेसिकली सरकार ने प्रॉपर अच्छे से प्रोटेक्शन दे रखी है कि यहाँ पर कोई भी फर्दर डिप्लीशन नहीं हो सकता, यहाँ पे फर्दर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी ह्यूमंस की। ये गवर्नमेंट के प्रॉपरली कंट्रोल में रिजर्व फॉरेस्ट है। ठीक है, तो कैटेगरी ऑफ परमानेंट फॉरेस्ट में कौन कौन से आ जाएंगे, जो परमानेंट फॉरेस्ट है। तो याद रखो, रिजर्व फॉरेस्ट आपका, रिजर्व फॉरेस्ट जो आता है वो परमानेंट फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट परमानेंट है, या फिर अनक्लास है। खुद सोचो, बताओ कौन से परमानेंट फॉरेस्ट की कैटेगरी में आएंगे। नहीं आया, नहीं पता, बिल्कुल सही बात है। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है आपका फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट आएगा और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आएगा। अनक्लास फॉरेस्ट जो परमानेंट फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आती। ठीक है, चलिए। द एशियन चीता वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट। अब चीता की बात करते हैं। चीता को आप लोगों ने देखा होगा, कूनो नेशनल पार्क में आए थे। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको रिलीज किया था।
है ना। तो चीता जो थे ये एक्सटिंक्ट कब हुए थे भारत में? 1952 में, याद रखना 1952 में एक्सटिंक्ट हुए थे। उसके बाद ये 70 साल हो गए, आई थिंक 70 साल के बाद ये आके हमारे यहाँ पे भारत देश में आए। ठीक है। टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट। अब टीक मोनोकल्चर क्या होता है? टीक मोनोकल्चर बेसिकली क्या था? टीक एक पेड़ होता है, ठीक है ना। तो टीक्स ना बेसिकली बिजनेस के लिए बहुत काम आता है, बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है, फॉरेन बहुत ज्यादा भेजा जाता है। तो साउथ इंडिया में क्या हो रहा है? अच्छा मैंने आंसर ही ले दिया। साउथ इंडिया में क्या हो रहा है कि टीक जो है वहां पे जंगल को काटा जा रहा है और सिर्फ टीक उगाया जा रहा है, क्योंकि खूब प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो टीक का जो है मोनोकल्चर की वजह से नेचुरल फॉरेस्ट जो डैमेज हो गए, ठीक है। और वो कहां पर मोस्टली हो रहा है? आपका साउथ इंडिया में। बक्सर टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व है, दैट इज नॉट बक्सर। बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में, बताया था, याद करो। ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सा हो गया? पेंच हो गया। ठीक है। राजस्थान में कौन सा हो गया? सरिस्का हो गया, रणथंभौर हो गया। ठीक है। गोवा में हो गया आपका एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी हो गई। तो ये सारी चीजें याद रखना, मैं लिख देता हूं सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ठीक है, बर्ड सेंचुरी। तो ये सारी चीजें याद रखना, ये थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी है, साथ साथ लेते जाओ। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। भारत की बायोडाइवर्सिटी को खत्म करने में कौन सी चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? माइनिंग एक्टिविटीज। जब पेड़, माइनिंग एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं? माइनिंग एक्टिविटीज पेड़ों को खत्म कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी डिक्लाइन हो रहा है। हंटिंग एंड पोचिंग हो रही है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन एफॉरेस्टेशन थोड़ी है। अगर आप पेड़ लगा रहे हैं तो उससे तो क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्लाइन थोड़ी हो रहा है। सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट वाज द एम ऑफ चिपको मूवमेंट? क्या था? फॉरेस्ट को कंजर्व करना। नेक्स्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट मोस्टली कहां मिलेंगे? याद करो, मैंने बताया था अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा पार्ट गुजरात का भी है। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहां मिलेंगे? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना मत, ठीक है। इन क्वेश्चंस को छोड़ना मत बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो वैलिड रीजन नहीं है फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना? आ जाओ। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, बिल्कुल है वैलिड रीजन। लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, बिल्कुल है। ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड, अच्छा ये तो रिपीट हो गया शायद ना, ये वाला तो रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, है ना। तो इसका आंसर क्या था? मैंने क्या बताया था? ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड। चलिए नेक्स्ट। द चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर वॉज स्टार्टेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखना इसको, ये नाम याद रख लेना, क्वेश्चन में बनता है, ठीक है। मैं स्टार लगा देता हूं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट? पढ़ाते वक्त बताया था एमपी हैज द लार्जेस्ट एरिया। लीस्ट वाला भी बताया था, अगर आप देखोगे याद करोगे तो लीस्ट वाला कौन सा था? पंजाब। लीस्ट कौन सा है? पंजाब, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ मणिपुर? मणिपुर में कौन सा एंडेंजर्ड स्पीशीज? तो देखो मणिपुर में एक सांगाई नाम का जानवर होता है, ठीक है, जो बेसिकली आपको वहां पे मिलेगा, बहुत ज्यादा एंडेंजर्ड है, वो खत्म ही हो रहा है, ठीक है। तो सांगाई एक जानवर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीशीज? एंडेमिक स्पीशीज निकोबार पिजन, ये रिपीट हुआ है वाला क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, कौन से थे? बताओ, बताओ फटाफट से। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, बिल्कुल सही बात है, अनक्लास फॉरेस्ट, बताया तो था, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लेटेस्ट के हिसाब से ऑप्शन डाले हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़े पुराने भी लिखे हुए हैं, तो आप याद रखना भारत में 53 आपके टाइगर रिजर्व्स हैं भारत में, ठीक है। कितने हैं? 53। क्लियर है? चलिए, विच इज नॉट अ थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया? अब देखो, टाइगर पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की, ठीक है। तो हैबिटेट श्रिंकिंग हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो थ्रेट है। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन, ये भी है, और यूज ऑफ देयर, ये भी है। प्रोजेक्ट टाइगर तो क्या ये थ्रेट थोड़ी है? तो हमने कंजर्वेशन करने के लिए चलाया था। कब चलाया था? 19, बिल्कुल 1973, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था हमने, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने टाइगर बचाया, जिसमें मैंने आपको बताया था 55,000 टाइगर थे हमारे पास, 55,000 टाइगर्स वर देयर जब सेंचुरी स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद अब कितने बचे थे? कुछ 1100 बचे थे। तो उसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, ठीक है। चलिए, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इनको और क्या कहा जाता है? रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट बता चुके हैं। देखो कैसे क्वेश्चन घूम घूम के आ रहा है, आंसर को क्वेश्चंस में डाला गया, क्वेश्चंस को आंसर में, तो ये तरीके होते हैं एमसीक्यूज बनाने के। तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से एमसीक्यूज फॉर्म करता हूं जैसे स्कूल में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बस इसको पढ़ना है, इतना तो काम आप कर ही सकते हो, ठीक है। चलिए, substantial part of the tribal belts in northeastern state India have been deforested.
नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में कई सारे पार्ट को डिफॉरेस्टेशन कर दिया गया। उसके पीछे का रीजन क्या है बताया था, झूमिंग कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्पीशीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज आइसोलेटेड बाय ज्योग्राफिकल बैरियर। मैंने बताया था कुछ ऐसे स्पीशीज जो कुछ ही जगहों पर मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ ही जगहों पर मिल रहे हैं, तो उनको हम क्या कह देते हैं, एंडेमिक स्पीशीज, जो बहुत ही कुछ चंद जगहों पर मिलते हैं, तो एंडेमिक स्पीशीज। बुक्सा टाइगर रिजर्व में याद करो हम लोगों ने क्या बताया था, बुक्सा टाइगर रिजर्व में क्या हो रहा है सबसे ज्यादा, वेस्ट बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व, तो वहां पर क्या हो रहा है, आयरन ओर की माइनिंग होती है बुक्सा में, ठीक है, तो इस चक्कर में वहां पे सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, थ्रेटनिंग है वहां पे, वहां की वाइल्ड लाइफ। हिमालयन यू क्या है, हिमालयन यू एक मेडिसिनल प्लांट है, एक ऐसा पौधा है जो बेसिकली दवाई के रूप में काम करता है, जो मेडिसिन के रूप में काम करता है, ठीक है ना। और जैसे हिमालयन यू हो गया, सर्पगंधा हो गया आपका, ठीक है, तो ये जो पेड़ पौधे हैं जिनको हम लोग कहते हैं ना औषधियां, ये वो है। तो हिमालयन यू क्या है, एक मेडिसिनल प्लांट है। ये भी अब डिलीट हो चुका है, लेकिन मैंने जानबूझ के डाला क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है। हिमालयन यू कहां पर मिलता है, तो देखो सिंपल सी बात है, हिमालयन यू आपको हिमाचल प्रदेश और हिमालय से ही समझ आ गया था, पहाड़ों हिमाचल हिमालय के पहाड़ों में आपको मिलेगा, तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है, चलिए। एक्सटेंसिव प्लांटिंग ऑफ अ सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीशीज, बताओ, सिंगल प्लांट जहां पे एक फॉर्म हो रहा है, पूरी पूरी बड़ी फील्ड में सिर्फ एक ही क्रॉप फॉर्म हो रही है, उसको हम क्या कह देते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। आप देखो क्या लिखा है, इंडिया हैज नियरली -% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन वर्ल्ड। भारत के पास नियरली कितने परसेंट है टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, तो याद रखना इस चीज को, इस क्वेश्चन को बहुत दिमाग से याद रखना कि भारत के पास नियरली 8% है। देखिए कितने हैं, 8%। देखो एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बना, तो बिल्कुल ध्यान से इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के जाओ, ठीक है, चलो। और एनसीईआरटी, लेकिन देखो मैं जब भी आपको ये बात बोलता हूं कि इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के जाओ, तो एक ऑनेस्ट एडवाइस मैं आपको देता हूं कि एनसीईआरटी पढ़े बिना ये क्वेश्चन भी मत पढ़ने आना, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो इन क्वेश्चंस को पढ़ने का भी फायदा नहीं, क्योंकि आप रट के जा रहे हो। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तब तक फायदा नहीं है ना। मैं उन यूट्यूबर या उन लोगों की तरह नहीं बोलूंगा, उन टीचर्स की तरह नहीं बोलूंगा मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ जाओ सारा। जब तक आप एनसीईआरटीज को या मेरे पढ़ाए हुए चैप्टर्स को, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब में जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं सारे, है ना, एनसीईआरटी में उनमें उनसे कुछ उनको पढ़ के फिर इनको अटेम्प्ट करो, मेरा कहने का मतलब ये है। तो एनसीईआरटी तो बेस है, उसको तो आप छोड़ना ही मत, ठीक है, शॉर्टकट के चक्कर में मत पढ़ो, ये 1 शॉर्ट रिवीजन 2 शॉर्ट रिवीजन ये सारी चीजें बेकार है, ठीक है, हमेशा कॉन्सेप्ट बेसिस पे काम करो, ठीक। चलो, चिर पाइन प्लांटेशन इन हिमालयाज, चिर पाइन का जो प्लांटेशन होता है हिमालयाज में, हैव रिप्लेस, तो देखो चिर पाइन का जो प्लांटेशन होता था हिमालयाज में, उसने किसको रिप्लेस किया है, अब क्या होने लगा है उसकी जगह पर, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले जो हिमालयाज में जो चिर और ये पाइन के जो पेड़ होते हैं ना, इनका प्लांटेशन बहुत होता है, लेकिन अब इनका प्लांटेशन कम हो गया, अब इनकी जगह हिमालयन ओक और रोडेंड्रॉन नाम के पेड़ उगाने लगते हैं, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन था जो मैंने पुट किया, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना आर फाउंड इन इंडिया, तो ये बेसिकली फ्लोरा एंड फाउना कितने को, मोर देन 50,000 स्पीशीज, याद रखना कितने, 50,000 से भी ज्यादा स्पीशीज आपको मिलेंगे फ्लोरा के, यानी कि आपके प्लांट्स की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू वल्नरेबल स्पीशीज, कि इसमें से कौन से वल्नरेबल स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, वल्नरेबल मतलब जो बिल्कुल ही मतलब हो सकता है खत्म हो जाए, तो ब्लू शीप जो है ना, ये अब ऐसे हैं जो बिल्कुल वल्नरेबल है, नो, कि मतलब कभी भी एकदम खत्म हो सकते हैं, बिल्कुल कुछ दो चार कुछ बचे हुए हैं, ठीक है, और कभी भी खत्म हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्पीशीज आर नोन एज एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एक्सटिंक्ट मतलब गायब ही हो गए, अब हमें नहीं देखने को मिलते। स्पीशीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर नॉर्मल, नहीं, बिल्कुल ऐसा थोड़ी है, इनको तो हम नॉर्मल स्पीशीज कहते हैं। स्पीशीज हुज पॉपुलेशन इज डिक्लाइंड, नहीं, कि बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गई, डिक्लाइन नहीं है, खत्म ही हो गई है, तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, विच आर नॉट फाउंड। नेक्स्ट, फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट, अब तो रट गया होगा आप लोगों को, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज वॉज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट टाइम इन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज इन 1991, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपके लिए डाला था, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, इसको बिल्कुल ध्यान से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे को डाल के दे, ठीक है, थोड़ा सा गूगल करोगे तो थोड़ा सा दिमाग में और चीजें आएंगी, ठीक है। देखिए 50 क्वेश्चन हम लोगों की लिस्ट तैयार हो गई है, ठीक है, 50 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से करे, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया, आई होप आप लोगों के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग ला रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली नेशनलिज्म इन इंडिया है, नेशनलिज्म इंडिया में, नेशनलिज्म इन यूरोप हमारा हो गया है, अब जो नेक्स्ट नेशनलिज्म इन इंडिया है, ताकि मिड टर्म के लिए जो टफ चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो जाए,
ठीक है ना। तो नेशनलिज्म इन इंडिया को करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस अच्छा मैं अभी इसलिए नहीं वीडियोस बना रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार जो टफ चैप्टर्स हैं, क्योंकि मिड टर्म के लिए बच्चा जो पढ़ रहा है ना, वो अभी पहले इन टफ चैप्टर पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस के कुछ चैप्टर्स है वो तो स्टिल हो जाते हैं, बट ये वाले जो चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कल आपको परसों आपको एक और वीडियो मिलेगी जो नेशनलिज्म इन इंडिया को लेकर होगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।